हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके प्यारे चैनल अपने चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो है नोट्स और करंट अफेयर्स इत्यादि मिलता रहेगा। और दोस्तों, हमने पिछले समय में जो है अपनी इंडियन पॉलिटी की जो है सीरीज़ शुरू की थी, और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आइए अपने सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले समय में हमने जो है शासन के अंग नामक चैप्टर पर चर्चा की थी, जिसमें जो है हमने बताया था कि एक शासन के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हमने कार्यपालिका और विधायिका पर चर्चा कर ली थी। कार्यपालिका और विधायिका शासन के अभिन्न अंग हैं। दोस्तों, जिस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिना शासन अधूरा, उसी तरह से न्यायपालिका भी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। दोस्तों, कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को राज्य के अंदर लागू करना। उसी तरह विधायिका का कार्य है कि कानूनों का निर्माण करना, जबकि न्यायपालिका का कार्य है विवादों का निपटारा करना। आइए दोस्तों, शासन के 3 अंगों में शासन का जो है तीसरा अंग न्यायपालिका कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान ये करता है। जैसे दोस्तों, हमने पिछले विधायिका के चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि शासन में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के हिसाब से विवादों का निपटारा हो, लेकिन न्यायपालिका इसमें अपना पूरा योगदान देती है। किंतु आजकल की जो न्यायपालिका है, आजकल की न्यायपालिका की भूमिका है काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। अच्छा, विधायिका के समान क्यों होने लगी है? उसका एक कारण ये है कि कभी कभी जो है कानून इतने जटिल और अस्पष्ट हो जाते हैं कि उनकी व्याख्या जो है न्यायपालिका को खुद करनी पड़ती है। तो ऐसे कानूनों को जो है न्यायाधीश निर्मित कानून या जज मेड लॉ कहते हैं। और ये कानून जो है ये कानून क्या है? ये एक व्याख्याएं हैं। ये व्याख्या जो है अपना जो है स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, और इनमें जो है शक्ति उतनी ही होती है जितनी विधायिका द्वारा निर्मित कानून की होती है। तो इस तरह से जो है न्यायपालिका एक इस तरह का भी काम करती है। तो इसे हम जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, वर्ष 1997 में जो है DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस आया था, जिसमें जो है इस की हमें एक पूर्ति या अनुभूति दिखाई देती है। तो हम उसको आइए जानने का प्रयास करते हैं। हियर इन दिस केस अ लेटर वाज रिसीव्ड फ्रॉम द नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द मैटर ऑफ लॉक ऑफ डेथ्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें क्या हुआ था कि जो है एक नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, उसने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये उल्लेख किया गया था कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर जो पुलिस के लॉकअप्स हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारी मृत्युएं हो रही हैं। तो इस पर जो है एक नॉन सोशल या गैर सामाजिक संगठन जो था, उसने एक पत्र लिखा था। तो दिस लेटर वाज ट्रीटेड एज अ रिट पिटीशन एंड द नोटिस वाज पास्ड। मतलब इस पत्र को न्यायालय ने एक रिट पिटीशन के तौर पर लिया और उसकी नोटिस को पास कर दिया। रिट पिटीशन दोस्तों क्या होती है? रिट पिटीशन एक तरह से आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट पिटीशन हम दायर करते हैं, और रिट पिटीशन बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन या उल्लंघन पर जो है दायर की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेता है। तो इसे हम रिट पिटीशन कहते हैं। तो यहाँ भी जो है फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का, वायलेशन का जो है कुछ प्रश्न था, इसलिए जो है क्योंकि मृत्यु जीवन जीने के अधिकार को छीन लेने के समान है।
तो जो है इसके उल्लंघन के कारण जो है मतलब उस नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पत्र लिखा और न्यायालय ने इसको रिट पिटीशन के तौर पर स्वीकार किया कि इसके जो है काउंटर में इसके विरुद्ध जो है इन काउंटर टू दिस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ फाइल्ड अ पिटीशन। इसके विरुद्ध जो है वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी जो है पिटीशन या याचिका दाखिल की। दे हैव आंसर्ड इन दिस रिगार्ड दैट, उन्होंने इसके जो है संदर्भ में कहा कि देयर वेयर नो लॉक ऑफ डेथ, मतलब उन्होंने कहा कि जो है कोई लॉक ऑफ डेथ नहीं हुई है हमारे यहाँ। तो आफ्टर ऑल दिस वाज डन द कोर्ट केम इनटू द व्यू and decided that there should be control, one police and there should be some set guidelines are arresting a person। मतलब इसके बाद जो है कोर्ट के मस्तिष्क में आया, कोर्ट ने सोचा कि जो है नहीं कुछ ऐसी जो है गाइडलाइंस होनी चाहिए अरेस्टेड पर्सन के लिए जो है, जिससे कि पुलिस उसको तंग ना कर सके, उसको परेशान ना कर सके। इसके लिए कोर्ट ने इस पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें हम DK बसु गाइडलाइंस कहते हैं। और ये गाइडलाइंस आपको जो है किसी भी थाने के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको विस्तृत रूप से मिल जाएंगी और वहाँ पर उनकी पट्टिका लगी होगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जब कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपके पास क्या क्या राइट होते हैं और आप उससे क्या क्या कह सकते हो, और यदि उन नियमों का वह पालन नहीं करता है तो आप उसके साथ जाने से मना कर सकते हैं। दोस्तों पहला जैसे इसमें जो कहा गया है, द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू मीट हिज लॉयर, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है वो अपने लॉयर से मिल सकता है। उसको मतलब जब अरेस्ट हो रहा है तो उस दौरान वो अपने लॉयर से मिल सकता है, उसको जो है रोका नहीं जा सकता। सॉरी, उस दौरान नहीं, अरेस्टेड पर्सन जब एक बार अरेस्ट हो गया तो उसके बाद उसके पास अधिकार है अपने लॉयर से मिलने का, उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरा जो है नियम ये है कि दूसरी गाइडलाइन ये है कि ही हैज़ द राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एवरी 48 आवर्स, मतलब प्रत्येक 48 घंटे में उसका मेडिकल चेकअप, मेडिकल एग्जामिनेशन में मतलब चिकित्सीय परीक्षण उसका होना आवश्यक, ये उसका राइट है। क्योंकि कभी कभी लॉकअप के अंदर पुलिस टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है, तो ऐसी स्थिति में ये जानना आवश्यक है कहीं उसे मारा पीटा, अभियुक्त को मारा पीटा तो नहीं गया है, आरोपी को मारा पीटा तो नहीं गया है। तो इसलिए जो है ये दूसरी गाइडलाइन अत्यंत महत्व की है। और अगली गाइडलाइन है द अरेस्टिंग पर्सन हैज़ टू इन्फॉर्म द रिलेटिव्स रिगार्डिंग हिज अरेस्ट, मतलब किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जा रहा हो तो वह अपनी गिरफ्तारी के दौरान अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी संबंधी को इसकी सूचना दे सकता है। उसे ऐसा करने से पुलिस नहीं रोक सकती है। अगला है ही हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, मतलब किसी भी पकड़े हुए व्यक्ति को, किसी भी मतलब डिटेन किए हुए व्यक्ति को, अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। और इस प्रस्तुतिकरण में यात्रा का समय काउंट नहीं होता है। यात्रा का समय काउंट होने का तात्पर्य है कि जैसे किसी व्यक्ति को मुंबई से यहाँ लाया जा रहा हो तो यात्रा में 24 के बजाय 48 घंटे अगर लग जाएं तब भी कोई समस्या नहीं है। उसे यहाँ लाने के बाद, उस राज्य की सीमा में लाने के बाद उसको 24 घंटे उसको 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करना होगा। अगला आगे जो बात कही जा रही है वह यह है, द अरेस्टिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर द मेमो एंड हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, मतलब दोस्तों किसी भी जो अरेस्टिंग ऑफिसर है उसे एक मेमो तैयार करनी होगी और वह मेमो ऐसी होगी जो किसी एक गवाह के द्वारा जो है अटेस्टेड होगी। अटेस्टेड का मतलब उसकी तरफ से वो अपना प्रस्ताव करेगा, उसको जो है कहेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है इसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है एक वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उसको अटेस्ट कर सके, तो उसका प्रस्ताव कर सके। तो आगे है एन एंट्री मस्ट बी मेड रिगार्डिंग हिज अरेस्ट इन द डायरी, मतलब एक उनके पास डायरी होती है जिसपे उनको लिखना होता है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है।
तो आज इसके अतिरिक्त भी तमाम जो है गाइडलाइंस हैं। जैसे एक उनमें से एक गाइडलाइन ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप उसका नाम, उसका जो है ड्रेस, वो पूरा ड्रेस कोड में अपने है कि नहीं है, इसके अलावा उसकी ड्रेस में जो है उसका बाकायदा नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यदि ऐसा नहीं है तो आप उसके साथ जाने से मना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विस्तृत दिशा निर्देश जो है कोर्ट ने जारी किए। तो मतलब उसको लगा कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं है, पुलिस जो है प्रताड़ित करती है लोगों को, तो इस तरह से हमें गाइडलाइन जारी करना चाहिए। तो उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं। मतलब पूर्व निर्णय का मतलब है जैसे किसी कोर्ट ने जैसे निर्णय दिया जो वो अब जो लोअर कोर्ट हैं उन पर जो है इवन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कोई दिया तो वो हाई कोर्ट में जो है प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय के रूप में वो लागू होगा। अब जैसे मान लीजिए जैसे ऊपर वाला जो अभी हमने देखा DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस मामले को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर निर्णय दिया तो ये निर्णय जो है लोअर कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो सब पर जो है इम्प्लीमेंट होगा। सबको मानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में उस गिरफ्तारी को रद्द किया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि जो प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय हैं उनका जो है भारत में इतिहास क्या रहा है। इसके इतिहास के पहले आइए जानते हैं कि न्यायपालिका की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो न्यायपालिका की शक्तियाँ शासन के स्वरूप के आधार पर तय होती हैं। अब दोस्तों शासन का स्वरूप क्या है? शासन जो है दोस्तों दो तरह का होता है, एक संघात्मक शासन, एक है एकात्मक शासन। यानी संघात्मक शासन को हम फेडरल गवर्नेंस कहते हैं और दूसरा है यूनिटरी गवर्नेंस यानी एकात्मक शासन। जैसे संघात्मक शासन का एक जो है अच्छा उदाहरण अमेरिका है और यूनिटरी शासन का जो है उदाहरण ब्रिटेन है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो जहाँ संघात्मक शासन में राज्य और केंद्र की प्रमुख भूमिका होती है, अलग अलग वहाँ पर दो सरकारें होती हैं और ना ही राज्य के मामलों में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही केंद्र के मामलों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। दोनों ऑटोनॉमस होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। उसी तरह जो है यूनिटरी मॉडल में, एकात्मक शासन प्रणाली में केवल केंद्र की भूमिका अहम होती, वहाँ राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी राज्य होता ही नहीं है। लेकिन भारत की जो स्थिति है शासन प्रणाली के मामले वो मिली जुली शासन प्रणाली भारत में है। कुछ तो एकात्मक है और कुछ जो है संघात्मक है। तो जहाँ संघात्मक सरकार होती है वहाँ पर वहाँ की न्यायपालिका को इतनी शक्ति दी जाती है कि वह राज्य और केंद्र के मध्य उपजे विवादों का कानून के हिसाब से निपटारा कर सके। तो अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है। उसी तरह जो है न्यायपालिका भी जब शासन की प्रणाली, शासन का स्वरूप जैसा होता है उसी आधार पर न्याय प्रणाली जो है तैयार होती है, प्रिपेयर होती है, उसका अस्तित्व होता है। तो जैसे ब्रिटेन में हमने अभी आपको बताया कि एकात्मक शासन प्रणाली है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में होता यह है कि वहाँ की न्यायपालिका की स्थिति अत्यंत कमज़ोर है। वहाँ की न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित कानून से ऊपर नहीं है, ना ही उसका परीक्षण कर सकती, ना ही उसका एग्जामिन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उसे विधायिका के कानूनों के अनुसार कार्य करना होता है। विधायिका पर वह प्रश्न नहीं उठा सकती, बस उसका काम है कि विधायिका ने जिस कानून का निर्माण किया है वो कानून ठीक तरह से लागू हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से अब हमें एकात्मक के बारे में पता चल गया। और संघात्मक प्रणाली में होता ये है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट या मतलब जिसे हम केंद्र के स्तर पर होने वाला कोर्ट कहते हैं और दूसरा राज्यों के स्तर पर होने वाला कोर्ट। तो वहाँ पर जो है लोअर कोर्ट्स की जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन
हाई कोर्ट्स की जो द्वारा दिए गए निर्णय हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक आप समझिए ये कि वहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है। तो इस तरह से जो है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे हम आइए बढ़ते हैं। अब है कि भारतीय न्यायपालिका की क्या स्थिति है। तो दोस्तों भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नज़दीक है। अब दोस्तों अभी जैसे हमने बताया कि एकात्मक शक्ति के एकात्मिक या यूनिटरी गवर्नेंस के अंदर जो न्यायपालिका होती है उसमें क्या होता है कि मतलब लोअर कोर्ट्स को जो है कि किसी भी निर्णय को हम हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो सेम यही भारत में व्यवस्था लागू है। भारत मिला जुला जरूर है कार्यपालिका और विधायिका की दृष्टि से, लेकिन न्यायपालिका में भारत में एकात्मक शासन प्रणाली लागू, क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली लागू होने की एक अच्छी अच्छा कारण ये है कि एकात्मक शासन प्रणाली में अन्याय होने की संभावना नाम मात्र के बराबर होती है, जबकि फेडरल स्ट्रक्चर में या संघात्मक शासन प्रणाली में अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक कोर्ट के निर्णय को दूसरे कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों जैसे लोअर कोर्ट्स जो है न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से हाई कोर्ट्स के अधीन होते हैं, उसी तरह हाई कोर्ट जो है भारत में न्यायिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, न्यायिक दृष्टि से जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है। सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, परखता है, वहाँ पर जो है इस तरह से कार्य होते हैं। अब जैसे आपका लोअर कोर्ट्स में कुछ भी हुआ, किसी भी जज की नियुक्ति हुई या कुछ भी हुआ, चपरासी की यहाँ तक की नियुक्ति हुई, तो इसका सबका दायित्व तो हाई कोर्ट के पास है। तो इस तरह से अब हाई कोर्ट इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका इसके अलावा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। मतलब अगर संविधान में कोई चीज़ अस्पष्ट है, जटिल है, हमें नहीं समझ में आ रही, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुप्रीम कोर्ट की एक पावर जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं या न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है केशवानंद भारती मामले से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है इधर उधर बहुत होता था। कभी कभी कार्यपालिका कहती थी कि नहीं, आपको जो है संविधान संशोधन विषयों पर जो है आपको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता था नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि नहीं, जो है आपका जो जुडिशियल रिव्यू है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, इसको किसी भी तरीके से विधायिका समाप्त नहीं कर सकती है। तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब जुडिशियल रिव्यू की एक तरह से व्याख्या कर दी। और आगे जो है बताया जा रहा है कि कानूनों के क्या प्रकार हैं। तो दोस्तों कानून 4 तरह के होते हैं। एक सकारात्मक विधि जिसे हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं, दूसरी नेचुरल लॉ जिसे हम प्राकृतिक विधि कहते हैं, तीसरा है लोक विधि जिसे हम कॉमन लॉ कहते हैं, और चौथी है ईश्वरीय विधि या जिसे हम डिवाइन लॉ कहते हैं। तो आइए हम एक एक की व्याख्या जानते हैं। तो दोस्तों सकारात्मक विधि या पॉजिटिव लॉ के अंतर्गत क्या होता है। सकारात्मक विधि का अर्थ होता है व्यक्तियों के किसी एक निश्चित समूह द्वारा बनाया जाने वाला कानून। मतलब अब आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में पिछले कार्यपालिका के लेक्चर में हमने चर्चा की थी स्विट्ज़रलैंड की गवर्नेंस की या स्विट्ज़रलैंड की शासन प्रणाली की। वहाँ पर होता यह है कि वहाँ पर कुछ लोग प्रस्ताव तैयार करते हैं और उस पर दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और वह दस्तखत संसद द्वारा फिर उसको संसद को एक्सेप्ट करना होता है कानून के रूप में। तो इस तरह से वहाँ पर कौन सी विधि लागू है, वहाँ पर पॉजिटिव लॉ लागू है।
तो उदाहरण के लिए वर्तमान में अधिकांश लोकतंत्रों में संसद द्वारा बनाया जाने वाला कानून सकारात्मक विधि का ही रूप होता है। तो अगली विधि है प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ। तो दोस्तों नेचुरल लॉ बेसिकली उन देशों में लागू है जहां पर संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सर्वोच्चता के सिद्धांत लागू हैं। मतलब अब प्राकृतिक विधि का तात्पर्य क्या है? जैसे दोस्तों प्रकृति ने जो किसी भी व्यक्ति को अधिकार दिए हैं उसको राज्य किसी भी स्थिति में छीन नहीं सकता है। जैसे प्रकृति ने किसी व्यक्ति को जल ग्रहण करने का अधिकार दिया है, वायु या सांस ग्रहण करने का अधिकार दिया है, हवा ग्रहण करने का अधिकार दिया है, प्रकृति ने भोजन को खाने का अधिकार दिया है, प्रकृति ने सोने का अधिकार दिया है। इस तरह से जो है प्रकृति ने जितने भी अधिकार दिए हैं उनको राज्य किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में उनको छीन नहीं सकता है। जैसे हमारे यहाँ अगर देख लें तो आर्टिकल 21 जो है इसी का पूरक है, जिसमें हमने जिस पर जो है संविधान जीवन जीने के अधिकार का वर्णन करता है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी विस्तृत भूमिका निभाई है, एक अहम भूमिका योगदान दिया है और उस आर्टिकल 21 को धरातल पर लागू करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों अगली विधि है कॉमन लॉ, जिसे हम लोक विधि कहते हैं। तो कॉमन लॉ के अंदर क्या होता है? कॉमन लॉ का अर्थ उन कानूनों से है जो लंबे समय तक समाज में चली आ रही प्रथाओं को ही कानून का रूप देने से निर्मित हुए हैं। मतलब कोई भी कानून, कोई भी जो है प्रथा थी समाज के अंदर और उस प्रथा को जो है कानून का रूप दे दिया गया। तो इसके अलावा जो कॉमन लॉ है, एक तो हमने ये देखा, इसके अलावा शासन के स्तर पर किस तरह से कॉमन लॉ कार्य करता है। तो दोस्तों ये ऐसा जो है राजाओं के समय होता था कॉमन लॉ में, लेकिन आज जो है ये दूसरे तरह से ट्रीट होता है। तो भारत में कॉमन लॉ पूरी तरह से लागू है। तो भारत में क्या होता है कि जो उच्च स्तर के न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों को जो है एक तरह से पूर्व निर्णयों की तरह से शामिल किया जाता है। मतलब हमने अभी पूर्व निर्णय के बारे में विस्तृत रूप से बताया है आपको। तो ये प्रथा जो है भारत में पहले से प्रचलित नहीं थी। अब भारत में प्रचलित नहीं थी। अब क्योंकि जब हमारे यहाँ पूर्व काल में राजा होते थे तो वो जो है उनके द्वारा बताया गया कानून, उनके द्वारा बताई गई व्याख्या ही कानून होती थी। और इसके अलावा जो कोर्ट्स होते थे राजा की सहायता के लिए, उनके द्वारा उन्होंने किसी मामले पर निर्णय तो दे दिया लेकिन उनके निर्णय को प्रेसिडेंट्स या फिर जो है आप कह सकते हैं कि उनको लागू नहीं किया जा सकता था। तो अब हम जानेंगे कि भारत में लोक विधि या कॉमन लॉ किस तरह से आई। तो दोस्तों भारत में लोक विधि का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है अत्यंत विस्तृत है। जैसे भारत में लोक विधि का सर्वप्रथम आरंभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई दोस्तों, तो उसने आने के पश्चात कुछ स्थानों पर राजाओं से कहा कि आप हमें न्यायिक व्यवस्था के संचालन का दायित्व सौंपें। तो इसके लिए उसने जो है एक कोर्ट की स्थापना की जिसे हम मेयर कोर्ट कहते हैं। तो मेयर कोर्ट होता है कि स्थानीय जो अधिकारी है, स्थानीय जो प्रशासक है, उसके नेतृत्व में कोर्ट की शुरुआत की गई। तो इसके लिए 1726 में ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज प्रथम द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसियों में एक मेयर कोर्ट की स्थापना हेतु एक चार्टर प्रदान किया गया। तो इसमें जो है ब्रिटिश अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना कार्य शुरू किया, किंतु प्लासी के युद्ध के पश्चात उसमें कंपनी की जो है विजय हुई और इस विजय के पश्चात जो है 1772 में इसकी न्यायिक शक्तियों का विस्तार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शहरों में
हो गया। अभी तक क्या था कि हम मेयर कोर्ट पर बात कर रहे थे, हम जो है मेयर या स्थानीय कोर्ट पर बात कर रहे थे, स्थानीय प्रशासक द्वारा चलाई जाने वाली कोर्ट्स की बात कर रहे थे। लेकिन अब ये पूरे व्यापक स्तर पर इन शहरों में, इन सिटीज़ में जो है फैल गया। अब इसका नियंत्रण हो गया कि अब आपके यहाँ जितने भी तरह के, चाहे वो सिविल मामले हों चाहे वो आपराधिक मामले हों, हम हर तरह के कानूनों को जो है आपके यहाँ, मतलब हर तरह से हम न्यायिक व्यवस्था को आपके यहाँ देखेंगे। तो अभी तक कौन देखता था? वहाँ का राजा, वहाँ का शासक देखता था, लेकिन अब अंग्रेज उस व्यवस्था को देखेंगे। तो अब क्या हुआ आगे कि जो है ब्रिटिश भारत में प्रचलित मुगलिया कानून व्यवस्था को हटाकर धीरे धीरे ब्रिटिश व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो पहले भारत में जो मुगल सिस्टम प्रचलित था, मुगल कानून जो प्रचलित थे, उनको धीरे धीरे हटा दिया गया। ये बेसिकली कहाँ पर हटाया गया? मुगलों में जो है, जैसे जो आपराधिक कानून थे सबसे पहले उनको समाप्त किया गया और उन आपराधिक कानूनों के आधार की जगह पर जो है ब्रिटिश कानूनों को धीरे धीरे लागू किया गया। फिर उसके बाद सिविल कानूनों को बाद में धीरे धीरे समाप्त किया गया और हम इसको आगे विस्तृत रूप से जानेंगे। कि उसके बाद जो है अगली विधि है ईश्वरीय विधि, जिसे हम डिवाइन लॉ कहते हैं। तो डिवाइन लॉ के अंतर्गत ईश्वरीय जो है जो शासन प्रणाली है उनमें जो उन देशों में ये प्रचलित है जिन देशों में, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, थियोक्रेटिक कंट्रीज़, जैसे आपका वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी में है क्या? वेटिकन सिटी में जो है एक चर्च है और जो है उस चर्च का प्रमुख ही वहाँ का कार्यकारी अधिकारी है, वहाँ का शासक है। और उस चर्च की जो कानूनी जो डिवाइन पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें लिखे गई बातों को ही वहाँ पर कानून की दर्जा, कानून का रूप प्राप्त है। और उस व्यक्ति को जो है उन कानूनों की इंटरप्रिटेशन का अधिकार दिया गया है, उसके निर्वचन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमें जो है हमने आपको पीछे बताया है कि आप हमें जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आप हमारे लेक्चर को इस तरह से देख रहे हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, तो हम अपने लेक्चर में और भी सुधार करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप जो है इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपनी इकोनॉमी की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये अच्छा चैनल है। इसके अलावा आप जो है इसमें जो है फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है PDF है, उसमें आपको इन्हीं आइकन्स पर क्लिक करना होगा। आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, चाहे वो टेलीग्राम का पेज हो, चाहे वो व्हाट्सएप का पेज हो, आप सीधे उस पर पहुंच जाएंगे और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।